यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक नए चैप्टर को, हमारे इनकम टैक्स की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, उसका एक नया चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल मिलाकर के 6 लेक्चर हम इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर लगाएंगे और पूरा का पूरा सैलरी हेड जो है वो कंप्लीट कर जाएंगे। उसके जितने भी प्रोविजंस हैं, जहां जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सारा का सारा टॉपिक हम बहुत ही चुटकियों के अंदर जो है वो कर लेंगे। ओके, हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आप भी अपकमिंग एनटीए नेट पेपर्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं पेपर नंबर 1 जो है जनरल पेपर, प्लस में पेपर नंबर 2 जो है उसकी पेपर नंबर 2 कॉमर्स का, उसका सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारे इनकम टैक्स की जो है बुक है, ये आपके होम एड्रेस पे हम डिस्पैच करवाएंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने इसके अंदर डाला हुआ है, चार्ट हो गया, टेबल्स हो गया, सब कुछ हमने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो 10 के 10 यूनिट्स की आपको मिलेगी बुक्स, प्लस में 10 के 10 यूनिट्स का मिलेगा आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर, इसी तरीके से प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा प्रैक्टिस एमसीक्यूज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। उसके लिए हमने नीचे जो है वो नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलो जी, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। कहां से? एक पर्सन की इनकम, एसएससी की इनकम कहां से? सैलरी हेड से। देखो, अगर मैं नॉर्मल से बात करता हूं, हमारे हेड ऑफ इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे हेड ऑफ इनकम के नाम पे कितने हेड हैं? जल्दी से बताओ सर। इनकम टैक्स के अंदर हमारे हेड ऑफ इनकम के नाम पे कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों हेड की इनकम को मिलाते हैं, मिलाकर जो है वो बनती है ग्रोस टोटल इनकम। जब आप ग्रोस टोटल इनकम का कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन करते हुए आपको टेक केयर, आपको ध्यान रखना होता है 2 प्रोविजन का। एक है किसके? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के, और एक है किसका? क्लबिंग का। किसका? क्लबिंग का। तो ये 2 प्रोविजन को भी आपको जो है वो ध्यान में रखना होता है। मतलब पांचों हेड की इनकम को जोड़ेंगे इन दोनों प्रोविजन को ध्यान में रख के, और फिर आप निकालते हैं क्या? आपकी ग्रोस टोटल इनकम। और ये जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है, इसमें से आप माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या? टोटल इनकम। या इसी को बोलते हैं आप लोग क्या? टैक्सेबल इनकम। अब अगला क्वेश्चन यहां पे ये राइज हुआ कि सर ये बेसिकली हेड ऑफ इनकम जो है, मतलब एक पर्सन जो है वो कहां कहां से पैसा कमा सकता है? तो उसके अंदर आप ये बोलते हैं वो सैलरी हेड से भी कमा सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से कमा सकता है, पीजीबीपी से कमा सकता है, कैपिटल गेन से कमा सकता है और अदर सोर्सेज से कमा सकता है। ओके, हाँ जी। अब सैलरी बेसिकली क्या है? देखिएगा, अगर मान लो आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब करने पर आपको जो है वहां से मिलेगी कोई ना कोई इनकम। उस इनकम को बेसिकली बोलते हैं हम लोग क्या? सैलरी। चाहे वो मॉनिटरी तौर पर मिल रही है, चाहे वो नॉन मॉनिटरी तौर पर मिल रही है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को अपने एम्प्लॉयर से, बोले तो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलता है, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलता है, वेदर इन कैश और इन काइंड, वो सब जो है वो आपका पार्ट बनता है किसका? सैलरी का। उसको सैलरी की कंपटीशन के अंदर आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब सैलरी को पढ़ने के लिए पहले कुछ प्रोविजंस है, अपने को उनको जो है वो पहले पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बेस पर हम लोग जो है वो कंप्यूटेशन करेंगे किसका? सैलरी का। आइएगा हम एक बार बात करते हैं। तो बोलते हैं जी सबसे पहले नंबर पे ये इंट्रोडक्टरी प्रोविजन। इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं अभी सैलरी हेड का, और उसके लिए कुछ प्रोविजंस है जो ध्यान में लेके आना पड़ेगा। बोलते हैं सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देखिएगा, कोई भी इनकम सैलरी हेड के अंदर तभी जाएगी अगर उस पर्सन का, बोले तो एसएससी का जो है वो अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। मतलब जहां पे वो काम कर रहा है वो पर्सन, जैसे मान लीजिए मैं अगर कहीं पे जॉब कर रहा हूं, और तो मैं जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वो लोग मुझे अर्निंग दे रहे हैं, तो मेरा और उस पर्सन का जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं, हम दोनों का क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अगर हम दोनों का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तभी वो इनकम सैलरी हेड में जाएगी, नहीं तो वो सैलरी हेड के अंदर नहीं जाएगी। तो बोलता है क्या? देयर मस्ट एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट होना चाहिए क्या? एक रिलेशनशिप। किस चीज का? ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बिटवीन द पेयर एंड द पेई। इट डज नॉट मैटर वेदर एम्प्लॉय इज ए फुल टाइम एम्प्लॉय और द पार्ट टाइम। चाहे आप कहीं पे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं, उस चीज का लेना देना नहीं है। मेन बात यह है कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। दूसरा, अगर कोई रेम्युनरेशन मिलता है, रेम्युनरेशन अर्न्ड बाय किसके द्वारा? एम्प्लॉय डायरेक्टर।
जो कंपनीज हैं उनको चलाने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है, डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर को कंपनी को चलाने के बदले में मिलता है रेम्यूनरेशन। अगर मान लो डायरेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है कौन सा, नॉन एग्जीक्यूटिव। जो कंपनी के अंदर काम करता है वो जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एम्प्लॉय डायरेक्टर। तो एम्प्लॉय डायरेक्टर को अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा, बोले तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो जाएगा आपके सैलरी हेड में। लेकिन जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको भी रेम्यूनरेशन मिलता है, उनको अगर कोई रेम्यूनरेशन मिला तो वो जाएगा कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो बोलते हैं रेम्यूनरेशन अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय डायरेक्टर इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, जबकि रेम्यूनरेशन अर्न्ड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। आगे, सैलरी पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म। कई बार ऐसा होता है कि कोई फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स को जो है वो सैलरी पे करती है, तो फर्म के द्वारा जो अपने पार्टनर्स को सैलरी पे किया जाएगा वो सैलरी हेड के अंदर नहीं जाएगा, वो जाएगा उनके पीजीपीपी हेड में। तो बोलते हैं सैलरी पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर। अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है, इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द पार्टनर अंडर द हेड पीजीबीपी। तो वो पीजीबीपी हेड के अंदर जाएगा, वो सैलरी हेड के अंदर नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज पार्टनर का और पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। आगे, ये जो एमपी एमएलए होते हैं, आपको मैंने वो पहले ही बताया था, अदर सोर्सेज जब हमने पढ़ा तो वहां बताया था, एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, बेसिकली जो ये जो एमपी एंड एमएलए हैं, ठीक है, ये इन लोगों को सैलरी पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इनका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी कि गवर्नमेंट जब चाहे इनको हटा दे, ऐसा नहीं होता। और ना ही गवर्नमेंट इनको लगाती है। इनको लगाने वाले कौन होते हैं? लोग होते हैं, जनता होती है। जनता इनको लगाती है, जनता इनको हटाती है। तो बोलते हैं एमपी एमएलए आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड दस रेम्यूनरेशन रिसीव बाय देम इज नॉट चार्जेबल अंडर द टैक्स अंडर द हेड सैलरी। इसलिए एमपी एमएलए को अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलता है तो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। एमपी एमएलए को अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो जाएगा कहां पे? अदर सोर्सेज में। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एमपी एमएलए को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो कहां जाएगा? तो वो जाएगा कहां पे? अदर सोर्सेज में, क्योंकि एमपी और एमपी एमएलए का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में जो है वो कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। और सैलरी हेड में सिर्फ वही इनकम जाती है जहां पे जिसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। आगे, प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी इनकम। प्लेस ऑफ एक्रूवल कहां होगा भाई? कहां पे माना जाएगा? जहां पे आपने अपनी सर्विसेज दी है उसको, उस जगह को जो है हम मानते हैं प्लेस ऑफ एक्रूवल, और वहां पे आपको टैक्स पे करना होगा। तो बोलते हैं सैलरी इनकम इज डीम्ड टू एक्रूराइज एट द प्लेस, उस प्लेस से मान जाते हैं वेयर सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, जहां पे आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उस प्लेस को बोलते हैं हम लोग क्या? प्लेस ऑफ एक्रूवल बाय द एम्प्लॉय। देयरफॉर सैलरी इनकम शैल बी डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया। सैलरी इनकम को इंडिया में एक्रू हुआ या इंडिया में अराइज हुआ माना जाएगा अगर अगर एम्प्लॉय ने सर्विसेज जो है वो कहां पे दी है? इंडिया में। इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, अगर उस एम्प्लॉय ने जो है वो सर्विस कहां पे दी? इंडिया में, तो उसको क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि सैलरी जो है वो मतलब कहां पे, मतलब वो जो सर्विसेज अगर इंडिया के अंदर दी गई है तो सैलरी को ये माना जाएगा, मतलब वो जो सैलरी का इनकम है उसको इंडिया के अंदर डीम टू बी एक्रू माना जाएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा जो आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो यूपीएससी का पेपर क्लियर करते हैं, जो टॉप रैंक के जो बच्चे होते हैं तो उनको जो है वो आईएफएस डिपार्टमेंट मिलता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बाहर जाते हैं। जैसे एम्बेसी के अंदर जो लोग लगते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई पर्सन है, ठीक है, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो यूएस के अंदर भेजा। अब वो यूएस के अंदर जाके जो है वो क्या कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो सर्विसेज कहां दे रहे हैं? यूएस में दे रहा है, ठीक है। और किसको दे रहा है भाई? यूएस के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ एक्रूवल सैलरी कहां माना जाता है? जहां पर आपने सर्विस रेंडर करी। अब वैसे तो उस पर्सन ने जो है वो सर्विस रेंडर करी है कहां पे? यूएसए में, तो नेचुरल बात है उसकी इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो इंडिया में तो नहीं लगेगा, क्योंकि सर्विस इंडिया के अंदर रेंडर नहीं की गई है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, सैलरी अगर मान लो पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू द इंडियन सिटीजन, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी इंडियन सिटीजन को कोई सैलरी दिया, किसके लिए? फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि उस पर्सन ने जो है वो सर्विस रेंडर करी है कहां? आउटसाइड इंडिया। इट शैल बी डीम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया, तो उसको माना जाएगा कि वो सर्विस जो है वो कहां दी गई है? इंडिया में दी गई है। इवन इफ, चाहे इफ द सर्विसेज आर रेंडर आउटसाइड इंडिया, चाहे आपने सर्विस इंडिया के बाहर दी है, बट फिर भी ये माना जाएगा कि आपने सर्विस कहां दी है? इंडिया में। सिर्फ ये इसका क्या है? एक्सेप्शन है। तो पहली बात जो है वो ये, प्लेस ऑफ एक्रूवल कहां माना जाएगा? जहां पे सर्विस रेंडर करी है। एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा? अगर इंडियन सिटीजन वाला जो केस है, अगर मान लो कोई पर्सन जो है उसको लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, कोई किसी भी इंडियन सिटीजन को, ठीक है, और वो सर्विस दे रहा है बाहर, तो भी ये माना जाएगा कि उसने सर्विस कहां दी? इंडिया में, और उसको टैक्स का जो पेमेंट करना पड़ेगा वो कहां करना पड़ेगा? इंडिया में करना पड़ेगा। चलो जी आगे, नेक्स्ट, चार्जेबिलिटी ऑफ सेक्शन
चार्जेबिलिटी ऑफ द सैलरी इनकम सेक्शन क्या है 15। तो सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 15। ये बोलता है सैलरी इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स ऑन द ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच इज अर्लियर। तो सैलरी के ऊपर टैक्स कब देना पड़ेगा, या तो जिस टाइम ड्यू हुई है, या अगर मान लो ड्यू बाद में हुई है, रिसीव पहले हो गई है, एडवांस में मिल गई है, तो एडवांस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ये है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जोन सी चीज क्या हुई है, पहले हुई है, उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। आगे, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो जनरली ऐसा होता है कि पूरे महीने आप काम करो, आपने मान लीजिए अप्रैल है, पूरे महीने आपने काम किया, ठीक है, और एट द एंड आखिरी दिन जो है वो आपको सैलरी मिल गई, तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल के लास्ट के अंदर आपको मिल गई, ठीक है। तो इस अगर ये केसेस है कि सैलरी जो है वो मंथ के लास्ट में जो है वो क्या होती है, एक्रू होती है, तो इस केस के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है वो रहता है अप्रैल से लेकर के और मार्च तक का, अप्रैल से मार्च। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि आपको सैलरी जो है, आप पूरे महीने काम करते हो लेकिन सैलरी मिलती है अगले महीने की पहली तारीख को, अगले महीने की, तो उस केस के अंदर जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा आपका फेब से लेकर के और कहां, एक मिनट को, तो वो होगा जी आपका मार्च से लेकर के और कहां तक का, फेब तक का। अब ये मैं पढ़ाता हूं। इफ सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर उसी महीने की जिस महीने आपने जो है वो सर्विस रेंडर करी, उसी महीने के आखिरी में अगर सैलरी ड्यू होती है, तो सैलरी आपको लेके चलनी है कब से, अप्रैल से लेके मार्च तक की। हमेशा यही एज्यूम करना होता है कि सैलरी जो है वो महीने के आखिरी में एक्रू हो गई है। अगर लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगर कभी ये हुआ कि सैलरी जो है वो ड्यू हो गई है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, देन सैलरी लेके चलनी पड़ेगी कहां से, मार्च से लेकर के फेब तक की। तो उसके अंदर जो आपको सैलरी लेके चलनी पड़ती है वो मार्च से फेब की लेके चलनी होती है। आगे, अब एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सैलरी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, मतलब ये है अगर आपने दूसरे पर्सन को एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया तो उसकी इनकम जो है वो जाएगी सैलरी हेड में। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, किसी को आपने अगर जॉब पे रखा तो इनकम जाएगी कहाँ पे, सैलरी हेड में। लेकिन अगर आपने किसी को जॉब पे नहीं रखा, अगर कोई पर्सन फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा है, मतलब वो आपका भी काम कर रहा है औरों का भी काम कर रहा है, तो उस पर्सन की जो इनकम है वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि वो फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा है, कहीं पे जॉब थोड़ी कर रहा है, तो उसकी इनकम जाएगी कहाँ पे, पीजीबीपी में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीलांसर बेसिस, अगर कोई पर्सन फ्रीलांसर बेसिस पे काम करता है, बोले तो कहीं पे भी काम करता है, तो उसकी इनकम जाएगी कहां पे, पीजीबीपी हेड में। ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपने किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट के तौर पे रख लिया तो उसको अगर आपको सैलरी पे करोगे तो वो दिखाएगा अपनी इनकम कहां पे, सैलरी हेड में। लेकिन अगर आपने कोई पर्सन जो फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा है, वो कहीं पे भी काम कर रहा है, तो उसकी इनकम जो है वो जाएगी कहां पे, पीजीबीपी हेड में। आगे, एक टॉपिक है एडवांस सैलरी और एक है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी जो है वो टैक्सेबल है कहां पे, सैलरी हेड में। तो बोलते हैं सैलरी रिसीव इन एडवांस, अगर आपको कोई सैलरी रिसीव होती है किसमें, एडवांस में, तो वो टैक्सेबल है एज एंड व्हेन सच एडवांस इज रिसीव। जिस टाइम पे आपको वो एडवांस रिसीव होगा उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दूसरा, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अब ये क्या है, अगर मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, ठीक है, लोन टेकन, जिसको आपने ये बोल दिया कि हम एडजस्ट करवाएंगे सैलरी के अगेंस्ट, मतलब उसका पेमेंट जो है वो सैलरी जैसे जैसे आती रहेगी हम पेमेंट करते रहेंगे, तो वो आपके जो है वो टैक्सेबल नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई एडवांस मिल गया अपने एम्प्लॉयर से, तो वो एडवांस भी सैलरी का पार्ट है, इनकम का पार्ट है, और उसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एडवांस सैलरी। बोलते हैं सैलरी रिसीव इन एडवांस, अगर आपको सैलरी रिसीव होती है एडवांस में, तो वो जितना भी आपको एडवांस मिला वो सारा का सारा क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। लेकिन एक होता है सैलरी मतलब एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो इसके अंदर क्या है, अगर आपने कोई लोन लिया था, ठीक है, और आपने ये बोल दिया जी रीपेमेंट हम करेंगे किसके, कैसे, सैलरी की इनकम से, तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। आगे, एक होता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी और एक होता है सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी और एक कौन सा, सरेंडर। सरेंडर का मतलब तो क्या है कि अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है। एक होता है फोरगोइंग, खुद ही छोड़ देना, तो बोलता है फोरगोइंग सैलरी वेवर, हमने वेव कर दिया होता सैलरी अमाउंट टू एप्लीकेशन ऑफ सैलरी इनकम, और ये आपके हैंड में क्या रहेगा, टैक्सेबल। लेकिन अगर आपने सरेंडर कर दिया, अगर सैलरी जो है वो सरेंडर कर दिया कोई लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर, तो वो जो है वो टैक्सेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि फोरगोइंग ऑफ सैलरी जो है वो तो क्या रहेगा जी, आपका
टैक्सेबल रहेगा। अगर आपको पहले सैलरी मिली फिर आपने जो है वो किसी को दे दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, सैलरी लेने से मना कर दिया, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपने सरेंडर कर दिया सैलरी को, ठीक है, किसी लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर, तो वो जो है वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल नहीं होगा। आगे टैक्स फ्री सैलरी। अभी टैक्स फ्री सैलरी क्या टैक्स फ्री सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं पे करना। देखिए टैक्स फ्री सैलरी करके जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ये बोलता है कि ऐसी सैलरी इनकम जिसके ऊपर टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, मतलब टैक्स तो देना है लेकिन टैक्स जो है जो एम्प्लॉय को पे करना था, अगर एम्प्लॉय खुद ना पे करके अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर टैक्स पे कर दे तो उसको तो एम्प्लॉय को तो टैक्स नहीं पे करना, तो उस सैलरी को बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स फ्री सैलरी बोलते हैं। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, टैक्स का पेमेंट कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज टैक्सेबल एज ए मॉनेटरी परक्विजिट, तो वो आपका बेनिफिट है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आपका 10,000 रुपये टैक्स बनता था, आपने पे करना था, लेकिन अगर आपके बिहाफ पे आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो नेचुरल बात है ये 10,000 रुपये आपके लिए फैसिलिटी है या नहीं है, फैसिलिटी है, और इसको आपकी सैलरी इनकम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो जी आगे। एक होता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। देखो कई बार ऐसा होता है कुछ ना हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, लाइक हमारा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो गया। मान लीजिए अगर आपको निकाल दिया था और निकाला तो आप बोले जी हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने निकालते हुए आपको 5 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, आप खुद जानबूझ के पहले ही छोड़ के चले गए। या ग्रेचुटी अगर आपको मिला, या कम्यूटेड पेंशन हो गया, या प्रोविडेंट फंड अगर आपको मिला, ठीक है। या अगर आपको कोई पैसा मिला कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, या नौकरी लगने से पहले या नौकरी लगने के बाद अगर आपको कोई पेमेंट मिलती है, तो वो सारा जो है वो भी सैलरी का पार्ट है, लेकिन वो किस नाम से जाता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। जैसे आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट था, मान लो आपको बेनिफिट मिले 10 लाख के, ठीक है, जिनमें से 6 लाख रुपए जो है वो क्या हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए, तो बाकी रह गए कितना, 4 लाख। ये 4 लाख रुपए सैलरी का पार्ट है, लेकिन नाम क्या है इनका, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। और ये जो 4 लाख है ये आपका सैलरी हेड में क्या होगा, टैक्सेबल। देखो ऊपर क्या बोलता है, बोलता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और द वॉलंटरी रिटायरमेंट, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ग्रेचुटी, कोई भी टैक्सेबल पोर्शन ग्रेचुटी का, कम्यूटेड पेंशन का, या प्रोविडेंट फंड का, या अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी और उसमें से कुछ हिस्सा उसने एम्प्लॉय को दे दिया, तो एम्प्लॉय की तो इनकम हो गई है, बट वो जाएगी कहां पे, वो जाएगी सैलरी हेड में। किस नाम से जाएगी, किस नाम से, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी जो है वो अमाउंट रिसीव होता है इन द नेम ऑफ द प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, तो वो भी आपका क्या है, टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये ध्यान रखना जितने भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उनका जो भी टैक्सेबल पोर्शन है, मान लो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले मान लो 20 लाख के, और 20 लाख में से 12 लाख एग्जेम्प्ट हो गए हैं, तो बाकी रह गया कितना, 8 लाख टैक्सेबल। वो 8 लाख जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ओके। हाँ जी, उसके अलावा एक है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी, और एक यहां पे आप जॉब लगे, जॉब लगने से पहले अगर आपको कुछ भी मिलता है, या यहां पे आप रिटायर हुए, रिटायरमेंट होने के बाद अगर अपने एम्प्लॉयर से आपको कुछ भी मिलता है, तो वो भी आपका पार्ट है किसका, सैलरी हेड का, और जाएगा कहां पे, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। आओ जी आगे। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोस बेसिक एंड द नेट बेसिक वर्सेस द ग्रेड पे। अब ये मैं आपको बताऊंगा एक बार के लिए क्या है बेसिकली, इससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं एक बार। देखो बेसिकली फॉर्मेट जो है सैलरी कंप्यूट करने का वो क्या है, आपको करना कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने जब अदर सोर्स क्या बोलते हैं अपना हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जीएवी लेते हैं, माइनस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो निकलता था क्या आपका, बोलो, एनुअल वैल्यू, उससे से माइनस का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का, एक था 24 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक था 24 का कौन सा, इंटरेस्ट लोन का, करने के बाद आता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसी तरीके से यहां पे भी एक पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, सैलरी हेड का। उस फॉर्मेट में क्या, सबसे पहले आपको लेके चलनी होती है बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी है वो जोड़ो। अगर आपको मॉनेटरी तौर पे कोई अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, वो सारे जोड़ो। कोई अगर फैसिलिटी मिलती है वो सारी जोड़ो। मतलब मोटा मोटी बात एक ये है, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलता है, वेदर मिले कैश में चाहे मिले काइंड, कैश में मिला तो सीधा वैल्यू आ जाएगी, काइंड में अगर मिला तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे जो परक्यूजिट्स होती हैं ये आपकी काइंड में मिलती हैं,
कैश में नहीं मिलती, तो ये जो काइंड में मिली इनकी क्या निकालो, पहले आप वैल्यू निकालो और उनकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। या अगर मान लो एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉफिट दिया इन लिeu ऑफ सैलरी, वो भी क्या कर लो, ऐड कर लो। इन चारों चीजों को क्या करेंगे, ऐड। चारों में क्या क्या, एक तो बेसिक सैलरी प्लस में अगर कैश में कोई एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं बोले तो अलाउंसेस, वो भी ऐड करो। अगर कोई फैसिलिटी मिली है तो फैसिलिटी भी ऐड करना पड़ेगा, बशर्ते ये जो आप फैसिलिटी है अब वो तो काइंड में मिली है तो उसकी पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो ऐड करो। फिर आपको जोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सबको जोड़ के आपके निकल के आएगी क्या, ग्रोस सैलरी। इस ग्रोस सैलरी में से फिर आपको मिलेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की, अंडर सेक्शन 16 की। 16 के अंदर 3 डिडक्शन है, सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है, एक है 16(1), एक है 2, एक है 3। अब 16(1) की जो डिडक्शन है वो है किसकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सी, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हो गया 50,000 रुपए, 50,000 रुपए तक की आपकी क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। पहले ये 40 थी, अब इसके अंदर अमेंडमेंट आया तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। एक मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की और एक मिलती है किसकी, प्रोफेशनल टैक्स की। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। करने के बाद जो है वो है जी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी की इनकम कैसे निकलती है जी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो है जो कुछ भी मिला उन सबको ऐड करो। जो कुछ भी मिला, जैसे आपको जो बेसिक सैलरी मिली है, कोई अलाउंसेस मिला, कोई परक्विजिट्स की वैल्यू मिली, ठीक है, ये सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड करने पर आएगा आपका ग्रोस सैलरी। उस ग्रोस सैलरी में से माइनस करो आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की। 16 के 3 डिडक्शन है, 16(1), 16(2), 16(3), तीनों डिडक्शन को माइनस करके जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपकी इनकम फ्रॉम क्या आ गई, सैलरी आ गई है। ओके, हाँ जी। अब एक एक करके अपने को पढ़ना पड़ेगा। चलो जी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोलता है जी ग्रोस बेसिक सैलरी। देखो जो बेसिक सैलरी सबसे पहले आप जोड़ते हो वो बेसिक सैलरी हमेशा ग्रोस होनी चाहिए। अगर उसमें से कोई आइटम को माइनस किया हुआ है, ठीक है, मतलब नेट बेसिक सैलरी दी हुई है तो पहले नेट को क्या बनाना पड़ेगा, ग्रोस बनाना पड़ेगा। नेट का मतलब कुछ ना कुछ माइनस करके ही आया, तो वो जो आपका नेट बेसिक सैलरी है उसके अंदर जो चीजें माइनस की हुई हैं उनको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके आपकी बनेगी क्या, ग्रोस बेसिक सैलरी। तो ये पहले बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द ग्रोस बेसिक सैलरी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, एक है आपका नेट बेसिक सैलरी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, और एक है आपका कौन सा, ग्रेड पे। ठीक है, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रोस बेसिक सैलरी का बताओ क्या सर। ग्रोस बेसिक सैलरी का जो है वो ट्रीटमेंट ये है कि वो सारी की सारी क्या है, टैक्सेबल है। ये देखो, ये जो लिखा ना आपने, ये बेसिक सैलरी, यहां पे बेसिक सैलरी हमेशा कौन सा आएगा जी, ग्रोस वाला आएगा। ओके, हाँ जी। अगर एग्जाम के अंदर आपको दिए नेट बेसिक सैलरी तो नेट को पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रोस बनाना पड़ेगा। तो बोलता है नेट बेसिक सैलरी कौन सी, इट इज द सैलरी आफ्टर सर्टेन कंपल्सरी डिडक्शन। ये वो सैलरी है जिसमें से कुछ चीजें पहले माइनस की गई है। वेरियस डिडक्शन शैल बी एडेड बैक, जो अलग अलग डिडक्शन है उनको दोबारा एड बैक करना पड़ेगा और नेट को दोबारा हम क्या बना देंगे, ग्रोस बना देंगे, और वो ग्रोस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल टू द नेट सैलरी एंड ग्रोस अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। एक होता है ग्रेड पे, ग्रेड पे जो है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ द बेसिक सैलरी। अब ये इंक्रीमेंटल अमाउंट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो बेसिकली ना ग्रेड पे कुछ ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, आपने जो है 1, 4 और 16 को ज्वाइन किया, ठीक है, 1/4/2016 को आपने ज्वाइन किया, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक ग्रेड पे मिला, एक स्केल, ग्रेड स्केल मिला था आपको, और वो ये था 10,000, 2,000, 14,000, 4,000, 24,000 और 36,000। या मान लो 24 के बाद में ये हो गया 8,000 और ये हो गया आपका 24 और 8 40,000। ये आपको मान लो एक ग्रेड मिला, ठीक है, तो ये आपको ग्रेड था 10,000, 2,000, 14,000, 4,000, 24,000, 8,000 और 40,000। अब ये ग्रेड बेसिकली क्या बोलता है, ग्रेड ये बोलता है कि आपकी सैलरी जो है अगर 10,000 से शुरुआत हुई है तो आपको हर साल जो है उसमें कुछ इंक्रीमेंट लगेगा। कितने का इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा 2,000 का। अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 2,000 का इंक्रीमेंट लगेगा। 2,000 का इंक्रीमेंट तब तक लगेगा, जैसे देखो पहले साल 1/4/2016 में मैं लगा, तो 1/4/2016 से 31/3/2017 तक मेरी सैलरी जो रहेगी वो कितनी रहेगी जी, 10,000। ठीक है, पूरे साल सैलरी 10,000 है। लेकिन जैसे ही 1/4/2017 आएगा तो मेरी सैलरी के अंदर 2,000 का क्या लगेगा, इंक्रीमेंट, 2,000 का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 1/4/2017 से 31/3/2018 तक मेरी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी कितनी, 12,000। ठीक है जी, फिर अभी 12 सैलरी है, फिर 2,000 का फिर मेरे ऊपर वो लगेगा, तो 1/4/2018 से 31
31/3/2019 तक मेरी सैलरी रहेगी कितनी, बोलो सर सैलरी रहेगी हमारी कितनी, 14,000, ठीक है जी। और फिर जैसे 14,000 पहुंचे तो अब जो इंक्रीमेंट है वो पिछला 2,000 वाला नहीं लगेगा, अब इंक्रीमेंट 14 के बाद वाला कितना है, 4,000, अब इंक्रीमेंट लगेगा कितने का, 4 का। तो अब जो है मेरी सैलरी 1/4/2019 से 31/3/2020 तक मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, 18,000। 14 के बाद 16 नहीं, 18, क्योंकि जैसे आप अगले स्केल पे पहुंचे हैं तो अब जो ग्रेड लगेगा वो 2,000 वाला नहीं लगेगा, वो कौन सा लगेगा, 4,000 वाला। ऐसी सैलरी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम। तो इसको बोलते हैं सैलरी इन ग्रेड सिस्टम। और चाहे सैलरी आपको मान लो यूनिफॉर्म एक जैसी मिले, चाहे आपको ग्रेड फॉर्म के अंदर मिले, दोनों केस के अंदर आपकी सैलरी इनकम जो है वो क्या रहेगी, टैक्सेबल है। ओके हाँ जी। तो देखो क्या बोलते हैं, ग्रेड पे इन द इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ बेसिक सैलरी, तो वो भी क्या है, टैक्सेबल है। 3 चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है, एक है जी आपका ग्रोस बेसिक सैलरी, टैक्सेबल, एक है नेट बेसिक सैलरी। तो अगर कभी नेट बेसिक सैलरी दे तो उसको पहले ग्रोस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ग्रोस, नेट के अंदर जो जो आइटम माइनस किया उन सबको जोड़ लो, जोड़ के क्या बन जाएगा, ग्रोस, और वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और फिर है आपका ग्रेड पे। ग्रेड पे जो है वो आपको मैंने बता दिया कि ग्रेड पे इस तरीके से होता है आपका, ये आपको स्केल मिला। स्केल क्या था, 10,000, 2,000, 14,000, 4,000, 24,000, 8,000 और 40। मतलब पहले आपकी सैलरी रहेगी 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, पूरे साल तक। उसके बाद एक साल जैसे खत्म होगा तो इंक्रीमेंट लगेगा कितने का, 2 का। तो अगले साल सैलरी कितनी हो जाएगी, 12,000 पर मंथ। फिर 12 के बाद अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा दोबारा कितने का, 2 का, जब तक 14 नहीं होती है। तो फिर होगी कितनी, 14,000। फिर 14 के बाद अगले साल जो इंक्रीमेंट लगेगा वो अब 2 का नहीं लगेगा, वो लगेगा कितने का, 4,000 का इंक्रीमेंट। फिर उसके अकॉर्डिंग 14 और 4 कितने हो गए, 18। फिर 18,000 रहेगी। फिर 4 का दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा तो कितनी हो जाएगी, बोलो 14 और 4 कितना, 18, 18 और 4 आपके कितने, 22। इस तरीके से ये सिस्टम आपका चलते रहेगा। ओके हाँ जी सर, ये आपका ग्रेड पे हो गया। अब इसके बाद आती है जी, ये देखो, ये हमने बोला था आपको आपके फॉर्मेट के अंदर ये था कि आपको बेसिक सैलरी, ये आपको मैंने बता दिया बेसिक सैलरी, फिर अलाउंसेस, परक्विजिट्स, और ये हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। और प्रॉफिट इन लिeu सैलरी हमने कर लिया। ओके हाँ जी, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, इसमें हमारी 4-5 आइटम आ रही है। अब ये जो आएगा इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी में से माइनस करते हैं हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की। 16 के अंदर कितनी डिडक्शन है, 3 है, 16(1), 16(2), 16(3), रट्टा मार के जाना पड़ेगा। 16(1) की जो डिडक्शन है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की जो डिडक्शन है वो है कौन सी, स्टैंडर्ड। अब डिडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो 16(1) की स्टैंडर्ड है, 16(2) की एंटरटेनमेंट अलाउंस की है, 16(3) की प्रोफेशनल टैक्स की है। आओ जी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली जो डिडक्शन है 16(1) की जो डिडक्शन है वो है किसकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन ये बोलती है जितनी भी आपकी सैलरी की इनकम है उसमें से फ्लैट 50,000 की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। तो बोलते हैं ग्रोस सैलरी, या तो ग्रोस सैलरी या 50,000 विच एवर इज लोअर, जो दोनों में क्या है, कम है, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। तो बोलते हैं ग्रोस सैलरी या 50,000 विच एवर इज लोअर, उसकी मिल जाएगी क्या, डिडक्शन। फ्लैट डिडक्शन है कितने की, 50,000 रुपए तक की। मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम जो है वो है 1,40,000, तो सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी कितने की, 50 की। अगर आपकी कुल इनकम जो है वो है 47,000, तो डिडक्शन 50 की नहीं मिलेगी, डिडक्शन अब मिलेगी कितने की, 47,000 की। तभी लिखा है वहां पे ग्रोस सैलरी जो भी आई है वो, या 50,000 विच एवर इज लेस, जो दोनों के अंदर क्या है, कम है, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। ये तो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की। अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की डिडक्शन जो है वो है किसकी, एंटरटेनमेंट अलाउंस की। आप ध्यान से समझना, कई बार कंपनी जो है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को एंटरटेनमेंट अलाउंस पे करती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय की एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, वो कस्टमर की एंटरटेनमेंट के लिए होता है। कई बार जैसे मानो कस्टमर बाहर से आया, ठीक है, अब वो बेचारा बाहर से आया, ठीक है, उस टाइम आपकी कंपनी बंद हो गई है, तो कस्टमर रात को कहाँ रहेगा, क्या आप उसको ऐसे छोड़ दोगे। 2 करोड़ रुपए का उस कस्टमर ने आपसे सामान लेना है। मान लीजिए आपका जो काम है वो दिल्ली के अंदर है और आपका कस्टमर गुजरात से आया और वो बेचारा रात को 8 बजे पहुंचा। आप क्या 8 बजे फैक्ट्री खोलोगे, नहीं सर, फैक्ट्री तो अगले दिन खुलेगी। अब कस्टमर जब पहुंचा रात को 8 बजे, तो नेचुरल बात है अब क्या होगा, अब आप उसको ठहराओगे होटल के अंदर। अब उसको रिसीव करने कौन जाएगा, कोई ना कोई एम्प्लॉय जाएगा आपका। अब वो जो एम्प्लॉय अपना काम छोड़ के, या उसकी ड्यूटी 6 बजे तक थी लेकिन फिर भी वो रात को 8 बजे जा रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉय को कस्टमर का एंटरटेनमेंट करने के लिए, क्योंकि वो अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, उसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ओके, अब एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है किसी को भी मिले तो टैक्सेबल है। मतलब अगर मान लो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले, एक बार तो उसको सैलरी हेड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार सैलरी में ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको उसकी मिलेगी डिडक्शन सेक्शन 16 सब सेक्शन
2 में। तो बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या प्रोसीजर है। पहले बोलते हैं स्टेप नंबर 1, ऐड करो एंटरटेनमेंट अलाउंस को टू ए सैलरी इनकम। आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस को एक बार सैलरी इनकम के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कर लिया जी, हाँ जी। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या करना है, देयर आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन क्लेम डिडक्शन 16(2) फ्रॉम द ग्रोस सैलरी एज फॉलो। सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उन्हीं को डिडक्शन मिलेगी, उनके अलावा किसी एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं दोबारा बोलता हूं, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर आपको कभी मिलता है अपने एम्प्लॉयर से तो आपको उसको सैलरी में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको डिडक्शन भी मिलेगी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में। और वो कैसे मिलेगी, तो वो बोलता है क्या, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में जो सबसे कम होगा उसकी मिल जाएगी आपको क्या, डिडक्शन। तीन कौन कौन से, सबसे पहले नंबर पे क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना भी आपको अलाउंस मिला। मान लीजिए आपको अलाउंस जो है वो मिला, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया, 1,20,000। ओके, हाँ जी। फिर 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ है, पूरे साल का कितना हो गया, पूरे साल का हो गया कितना, 60,000। और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, मान लो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो है 5 लाख रुपए पूरे साल की, ठीक है। तो 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख। तो बोलते तीनों में जो सबसे क्या है, कम है, सबसे कम क्या है, सबसे कम है 60,000। ये 60,000 रुपए की आपको मिल जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) में, अंडर सेक्शन 16(2) में। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मान लो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस को सैलरी के अंदर जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हो, तो आपको उसकी मिल जाएगी क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में। और वो कितनी है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, 3 है, इन 3 में जो सबसे कम है वो डिडक्शन आपको मिलेगी। सबसे पहला क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो भी आपको एक्चुअल अमाउंट मिला वो, या मैक्सिमम डिडक्शन कितने का, 5,000 रुपए पर मंथ, या 20% ऑफ द बेसिक सैलरी विच इज लेस। तीनों में जो सबसे कम होगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। ओके, हाँ जी सर, ये हो गया सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का। अब आखिरी जो डिडक्शन मिलती है वो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 की। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 वो है किसकी, प्रोफेशनल टैक्स की। किसकी डिडक्शन है, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप ना, जैसे कोई पर्सन सीए बना तो उसको सीए का फीस पे करना होता है, मेंबरशिप फीस जो है वो हर साल उसको देनी होती है। या अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपको जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जो है वो कुछ पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए आपने एलएलबी कर लिया, ठीक है, तो उसकी भी आपको हर साल जो है वो क्या फीस का पेमेंट करना होता है बार काउंसिल को। तो बेसिकली उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोफेशनल टैक्स। तो अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया है तो उसकी भी आपको मिलेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में। बट प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन जो है वो तभी मिलेगी अगर आपने उसको एक्चुअल के अंदर क्या किया है, पे किया है। तो बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स इज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस सैलरी। जो भी आपने प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया उसकी डिडक्शन मिलेगी किससे, ग्रोस सैलरी से। और वो कैसे मिलेगी, ऑन पेमेंट बेसिस। किसके बेस पर मिलेगी, पेमेंट के बेस पर। जितना आपने पेमेंट किया उसके बेस पर आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ओके, हाँ जी, ये है जी हमारी क्या, तीनों डिडक्शन। आप जल्दी से एक बार देख लो, ये हमारा था, मैं एक बार रफ करके और फिर आपको दोबारा से एक बार समझा दूं। ये देखो जी, ये हमारा था किस तरीके से इनकम को कंप्यूट करना है, तो वो हमने देखा था। जितने भी आपको जो कुछ मिला उन सबको पहले यहाँ पे क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या क्या, बेसिक सैलरी, कोई भी अलाउंसेस मिले हैं, कोई भी अगर आपको परक्यूसिट्स मिला बोले तो फैसिलिटीज मिली हैं, उनकी आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू। और उस वैल्यू को इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्लस में अगर कोई प्रॉफिट मिलता है इन लियो ऑफ सैलरी, उसमें क्या क्या आता है हमने पढ़ लिया, उसको भी क्या करो, ऐड करो। करने के बाद जो आएगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रोस सैलरी। इस ग्रोस सैलरी में से मिलेगी आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की। 16 की डिडक्शन कितनी है, 3, 16(1), 16(2), 16(3). जैसे देखो, एक डिडक्शन की अगर मैं बात करता हूं ना, डिडक्शन तो ये 2 तरह की है, वैसे आपको बताया भी था। एक होती है इंट्रा हेड, जो ओनली हेड में से मिलती है, और एक होती है इंटर हेड, जो आपकी जीटीआई में से मिलती है। जैसे 80C से लेकर के 80U की डिडक्शन, इसको बोलते हैं इंटर हेड डिडक्शन। एक होती है इंट्रा हेड। इंट्रा हेड होती है जो किसी एक स्पेसिफिक हेड में से मिलती है। जैसे सैलरी हेड में से डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 की, हाउस प्रॉपर्टी हेड में से डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24 की, कैपिटल गेन में से डिडक्शन मिलती है सेक्शन 54 की। तो ये होती है इंट्रा हेड, जो ओनली उसी हेड में से डिडक्शन मिलती है उसको बोलते हैं इंट्रा हेड। और जो ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटर हेड। वो है कौन सी, सेक्शन 80C से 80U। अब यहां ये जो डिडक्शन है ना सेक्शन 16 की, ये कौन सी है, ये इंट्रा हेड है, क्योंकि ये जो डिडक्शन है ओनली मिलती है किसमें से, सैलरी इनकम में से।
ये किसमें से मिलती है? ओनली सैलरी इनकम में से। और कितनी है? 3। जल्दी से बोलो 3 कौन कौन सी? स्टैंडर्ड कितनी है सर? स्टैंडर्ड जो है वो है मैक्सिमम कितनी? 50,000 रुपए। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोसीजर बोलो क्या? एक बार सर अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो ऐड करना पड़ेगा सबको, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। अगर उसका एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला तो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पर्सन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको अलग से डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16(2) में। अब वो वो कितनी है? 3 कंडीशन में जो सबसे कम है। कौन कौन सा? एक्चुअल अलाउंस वो मिला वो, या 5,000 रुपए पर मंथ वो, या फिर क्या, या फिर 20% ऑफ द बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस। तीनों में जो सबसे कम होगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। ओके। और फिर एक है जी आपका, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलत है भाई, ये 5,000 रुपए पर मंथ नहीं है, पर एनम है ये, मतलब पूरे साल की। मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा। ये 5,000 रुपये पूरे साल की, ठीक है ना। तो अब इन तीनों में से सबसे कम जो है वो है कितना? 5,000, तो 5 की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है ना। पर मंथ नहीं है, पर एनम है, मैंने थोड़ा गलत कर दिया था। चलो कोई नहीं, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट लॉस की रिडक्शन जो है वो कैसे कैसे है? एक्चुअल जो मिला वो, या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और या फिर क्या 5,000 रुपए पर एनम का, पूरे साल का 5,000। तीनों में जो सबसे कम है उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। और एक है कौन सा? प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया तो उसकी भी आपको रिडक्शन मिलेगी सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में। ओके, हाँ जी। इन तीनों को आप माइनस करेंगे, ये आपकी क्या थी? ग्रोथ सैलरी। इसमें से इन तीनों को क्या करेंगे? माइनस करने के बाद जो आएगा वो है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। कर लोगे? हाँ जी। इस तरीके से आपके सैलरी का इनकम क्या होता है? कंप्यूट होता है। तो आज तो हमने ओवरव्यू लिया कि सैलरी का इनकम आपको कंप्यूट कैसे करना होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट से, और जो भी हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट है पहले उनको पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे हमारे अलाउंसेस को, फिर पढ़ेंगे हमारी फैसिलिटीज को, परक्यूसिट्स को, और चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके जी सर। चलो ये होगी आज की क्लास। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा। कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, उसको हम सही करेंगे। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे नंबर दिया, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।